हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इंडियन पीनल कोड 8060। सो स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। So first important definition of IPC is government, which is defined under section 70. Government का मतलब क्या होता है? जो भी IPC में जब भी government word use हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? So यहाँ पे जो government है वो क्या denote कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सेक्शन 19 विच इज टॉकिंग अबाउट जज कि जज कौन इसमें कंसीडर किया गया है आईपीसी में। तो जज इसमें केवल वही पर्सन नहीं होगा जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है एज अ जज, बट इसमें वो पर्सन्स भी इंक्लूड होंगे जिनको लॉ ने पावर दी है, जिनको एम्पावर्ड किया गया है लॉ के द्वारा कि आप लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकते हो, आप सिविल या क्रिमिनल कोई डेफिनेटिव जजमेंट पास कर सकते हो। एंड इसमें उस बॉडी ऑफ पर्सन्स को भी इंक्लूड किया गया है जिस बॉडी ऑफ पर्सन्स को एम्पावर्ड किया गया है लॉ के द्वारा कि आप एक जजमेंट पास कर सकते हो। सेक्शन 20 दैट टॉकिंग अबाउट कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? इसमें बताया गया है कोई जज जिसको लॉ ने एम्पावर्ड किया गया है कि आप अलोन जुडिशियली एक्ट कर सकते हो, या हो सकता है बॉडी ऑफ जजेस, दैट मींस ग्रुप ऑफ जजेस जिनको एम्पावर्ड किया गया है लॉ के द्वारा कि आप एज अ बॉडी एक्ट करो जुडिशियली। सो इसमें चाहे इंडिविजुअल जज हो चाहे बॉडी ऑफ जजेस हो, जब वो लोग जुडिशियली एक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। Section 21 that is talking about public servant. It is very important definition for the exam purpose. It is always asked in the exam कि public servant कौन से section में define किया गया है, किस किस person को public servant की definition में cover किया गया है। So यहाँ पे हम बताते हैं there are lot of points are provided under section 21 कि किस किस को public servant में कंसीडर किया गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है। सेकेंड पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट कि हर कमीशन्ड ऑफिसर, चाहे वो मिलिट्री में काम करता हो, नेवल या एयर फोर्सेस का हो, जो भी कमीशन्ड ऑफिसर है इन तीनों का, उसको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में कवर किया गया है। थर्ड पॉइंट बताता है जो भी जज होते हैं जो इंक्लूड करते हैं जिनके पास लॉ ने पावर दी है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने की, चाहे वो खुद से कर रहे हो चाहे मेंबर कर रहा हो, कोई बॉडी ऑफ पर्संस है उसका कोई मेंबर कर रहा हो, तो उन सबको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में कवर किया गया है। फोर्थ पॉइंट टॉकिंग अबाउट कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनका हर ऑफिसर, चाहे वो लिक्विडेटर क्यों ना हो, रिसीवर हो, कमिश्नर हो, जिसकी ड्यूटी है और जो ऑफिसर है इन्वेस्टिगेट करते हैं, चाहे वो रिपोर्ट बनाता है किसी लॉ पे किसी फैक्ट पे, और कोई जो ऑथेंटिकेट करता है डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखता है, या फिर डिस्चार्ज करता है किसी प्रॉपर्टी को, डिस्पोज ऑफ करता है, एग्जीक्यूट करता है, एंड किसी जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, एडमिनिस्टर करा रहा है, ओथ को इंटरप्रेट कर रहा है, जो ऑर्डर है कोर्ट्स के उनको प्रिजर्व करके रख रहा है, इन सबको कवर किया गया है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशंस में। सो चाहे वो लिक्विडेटर है, रिसीवर है, कोई भी पर्सन है जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उनको पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में कवर किया गया है। देन फिफ्थ इज टॉकिंग अबाउट कि कोई ज्यूरी मैन है, असेसर है, या मेंबर ऑफ पंचायत है जो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट कर रहे हैं, या पब्लिक सर्वेंट है, वो सब डेफिनेशंस में अंडर सेक्शन 21 कवर होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट बोलता है हर every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority. So हर arbitrator, हर person को जो भी किसी कॉज को या मैटर को जिसके पास रेफर किया गया एंड वो डिसीजन देता है, रिपोर्ट देता है एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस को और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी को, तो उनको भी यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में कंसीडर किया गया है। सेवेंथ पॉइंट बोलता है हर वो पर्सन जो होल्ड कर रहा है ऑफिस को, जिसको एम्पावर किया गया है कि वो प्लेस कर सकता है, कीप रख, मतलब वो किसी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकता है किसी भी प्लेस पे, तो वो पर्सन भी हमारा क्या होता है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है।
और 8th पॉइंट बताता है हर वो ऑफिसर गवर्नमेंट का जो ड्यूटी कर रहा है एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑफेंसेस की या ऑफेंडर्स को लेके आ रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस को, वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशंस में आएंगे। 9th पॉइंट बताता है जो भी ऑफिसर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं एज अ ऑफिसर, टेक कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं किसी और एक्सपैंड कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या कोई सर्वे कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोई भी रेवेन्यू प्रोसेस को, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी मैटर इफेक्ट कर रहा है जो पिक्यूनरी इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है, कोई भी मैटर उसको वो बना रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, या किसी डॉक्यूमेंट्स को वो कीप कर रहे हैं रिलेटिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो प्रिवेंट कर रहे हैं वायलेशन ऑफ एनी लॉ for the protection of pecuniary interest of government, all that person will come under the definition of public servant. 10th point is talking about वो ऑफिसर्स जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो रिसीव करें, एक्सपैंड करें किसी प्रॉपर्टी को, सर्वे करें, असेसमेंट करें, या फिर कोई जो टैक्स है उसको लेवी करें किसी सेक्युलर कॉमन पर्पस के लिए, किसी विलेज के, टाउन के, डिस्ट्रिक्ट के, या फिर वो किसी ऑथेंटिकेट करें, किसी डॉक्यूमेंट को रखें, असर्टेन करें राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, उन लोगों के राइट्स को असर्टेन करते हैं, उन हर ऑफिसर्स को पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशंस में इंक्लूड किया गया है। So 11th point is talking about हर पर्सन जो होल्ड कर रहा है कोई भी ऑफिस, जिसको एम्पावर्ड है कि वो प्रिपेयर कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, या मेंटेन कर सकता है इलेक्टोरल रोल को, या फिर कंडक्ट कर सकता है इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन, so that will also lie under the definition of public servant. 12th point is talking about every person in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government, that will also come under the definition of public servant. The second, in the service or pay of a local authority, a corporation established by or under a central, provincial or state act, or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956. सेक्शन 22 दैट टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? आईपीसी के अकॉर्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी मींस जो भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, कॉर्पोरियल मतलब कि जो भी टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिनको आप देख सकते हो, लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। इसके एक्सेप्शन है लैंड एंड वो चीजें जो अर्थ से अटैच्ड है, और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, और जो स्थायी रूप से क्या है अर्थ से अटैच्ड है, उन सबको यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं किया है। अदरवाइज जो भी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। Section 23 that is talking about wrongful gain and wrongful loss. So wrongful gain क्या होता है, wrongful loss क्या होता है? wrongful gain वो गेन होता है जब कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी पे अनलॉफुल मीन्स यूज करके कुछ गेन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो पर्सन wrongfully गेन कर रहा है जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, बट वो अनलॉफुल मीन्स गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे वो कुछ गेन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं wrongful गेन। और wrongful लॉस क्या होता है? wrongful लॉस होता है जब कोई पर्सन अनलॉफुल मीन्स यूज करके आपकी प्रॉपर्टी पे जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड हो उस पे कुछ लॉस कॉज करता है आपको, तो यहाँ पे उसको बोला जाता है आपको उसने क्या किया? wrongful लॉस कॉज किया, wrongful लूज कॉज किया एंड आप बाय अनलॉफुल मीन्स यूज करके प्रॉपर्टी पे। एंड गेनिंग wrongfully और losing wrongfully क्या होता है? Gaining wrongfully मतलब a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. जब कोई person क्या करता है? gain करता है wrongfully। कैसे करता है? जब वो person क्या करता है?
रिटेन करता है wrongfully या फिर एक्वायर करता है wrongfully। कुछ चीज आप क्या कर रहे हो, wrongfully एक्वायर कर रहे हो या आप रिटेन कर रहे हो, उसको रख रहे हो wrongfully, तो उससे आपको क्या बोला जाएगा कि आप गेन कर रहे हो, wrongfully गेन कर रहे हो। और losing wrongfully क्या होता है, person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property। मीन्स आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन आपको उससे दूर रखा जा रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इसमें। तो आपको आप लूजिंग wrongfully में आते हो, एंड जो पर्सन गेन कर रहा है दैट इज गेनिंग wrongfully। तो आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है, वो प्रॉपर्टी जिसके लिए आप लीगली एंटाइटल्ड हो, बट आपको डिप्राइव किया जा रहा है अनलॉफुली, तो उसको बोला जाएगा लूजिंग wrongfully। Lastly, it is defined under section 24. It talks about कि जब कोई पर्सन ऐसे एक्ट करता है, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो, तो उस एक्ट को डिसऑनेस्टली एक्ट बोला जाता है। सेक्शन 25 दैट इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉडुलेंटली। सो एक पर्सन जब कोई ऐसे एक्ट करता है, उसका मेन इंटेंशन और उसका इंटेंशन ही बस यही होता है कि दूसरी पार्टी को डिफ्रॉड कॉज करना, तो उसको बोला जाता है फ्रॉडुलेंटली। सेक्शन 28 काउंटरफीट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि काउंटरफीट क्या होता है, कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, इसके एक्सप्लेनेशंस क्या है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब जब कोई पर्सन क्या करता है, एक सेम टू सेम, एक हूबहू दूसरी सेम टू सेम एक चीज बनाता है। जैसे कोई कॉइन बनाता है, आप क्या कर रहे हो, जो आरबीआई ने कॉइन बनाए हैं उसकी डुप्लीकेट बना रहे हो सेम टू सेम, जिससे कि क्या, किस इंटेंशन से बना रहे हो, इस इंटेंशन से बना रहे हो कि लोगों को क्या हो, धोखा हो जाए, उनको यही लगे कि हम आरबीआई वाले कॉइन्स को ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनका इंटेंशन होता है कि लोगों को क्या हो जाए, डिसेप्शन हो जाए, और ये प्रैक्टिस करने के लिए कि लोग इसी को यूज करने लगे, तो इस पर्पस के लिए क्या बनाते हो आप, सेम टू सेम कोई चीज बनाते हो, उसको बोला जाता है काउंटरफीट। इसमें दो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। एक्सप्लेनेशन 1 ये बोलती है कि ये जरूरी नहीं है काउंटरफीट कहने के लिए कि वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंशिएशन हो, बट वो देखने में लग रही है कि हाँ ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है जब कोई पर्सन क्या करता है, सेम टू सेम चीज बनाता है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी बनाता है उसकी, उसका इंटेंशन क्या होता है, डिसीव्ड कॉज करना। तो ये जब तक कुछ अलग कॉन्ट्ररी प्रूफ ना हो जाए तब तक हम यही प्रिज्यूम करेंगे कि उसने जो ये चीज बनाई है सेम टू सेम ओरिजिनल की जो कॉपी बनाई है, उसका मेन पर्पस यही था कि दूसरे लोगों को डिसीव करना, दूसरे लोगों को धोखा पहुंचाना कि वो वही ओरिजिनल चीज यूज कर रहे हैं। तो जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं होगा तब तक यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपका यही इंटेंशन है कि लोग इसको यूज करने लगे एंड लोगों को धोखा हो जाए, लोग क्या करें, ओरिजिनल की जगह कॉपी जो बनाई है उसको यूज करें, तो उसको बोलते हैं काउंटरफीट, मतलब नकली चीज आप बना रहे हो। सेक्शन 29A इसको ऐड किया गया था 2000 ईयर में, जब हमारा आईटी एक्ट आया था तभी इसको ऐड किया गया था, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉग्निशन मिली थी। 2000 एक्ट दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सो 29A इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सो आईपीसी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब आईपीसी में सेम टू सेम है जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में प्रोवाइडेड है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, वो बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब है वो डेटा रिकॉर्ड, डेटा जनरेटेड, इमेज, साउंड स्टोर्ड है जो आपके पास आपने रिसीव किया है या आपने सेंड किया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या कोई माइक्रोफिल्म है या कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच है, तो इन सबको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कंसीडर करेंगे। ये आईटी एक्ट में जो सेम डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है हमारे इंडियन पीनल कोड में भी। वॉलेंटरीली,
सेक्शन 39 डिफाइंस वॉलेंटरली। वॉलेंटरली क्या होता है? जब कोई पर्सन कोई एक्ट करता है तो उसका इंटेंशन ही वही एक्ट करना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलेंटरली एक्ट। मीन्स उसको पता है, उसको रीजन टू बिलीव है कि उससे क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, जो भी वो एक्ट कर रहा है उससे क्या कॉज होगा। इसमें एक एग्जाम्पल है, एक पर्सन है वो रात में क्या करता है, एक हाउस में जो लार्ज टाउन में लोकेटेड है उसमें आग लगा देता है। उसका मेन पर्पस उसमें होता है कि रॉबरी कॉज करना। लेकिन उस आग लगाने से क्या होता है, एक पर्सन की डेथ हो जाती है जो उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि उसके आग लगाने से किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी। इन केस उसको पता होता कि इसके एक्ट से उस पर्सन किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, तो उसको बोलते हम कि ये जो डेथ है वो वॉलेंटरली कॉज की गई है। बट यहाँ पे उसको नहीं पता था, तो यहाँ पे वो वॉलेंटरली डेथ नहीं है। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट वॉलेंटरली, मतलब आपने अपनी इच्छा से, आपको पता है आप जो भी एक्ट कर रहे हो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, तो उसको हम वॉलेंटरली एक्ट बोलेंगे। गुड फेथ, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 52। गुड फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और जब आप जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे आईपीसी के, उस पे गुड फेथ मोस्टली सेक्शंस में यूज किया है, तो उसका मतलब क्या है वो यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड जनरल एक्सेप्शंस की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने कवर किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो गुड फेथ का मतलब होता क्या है, आईपीसी में इसका मतलब क्या यूज किया गया है? तो कोई भी एक्ट आपका गुड फेथ नहीं माना जाएगा, उसको नहीं बिलीव किया जाएगा कि ये एक्ट गुड फेथ में किया है, जब तक आपने ड्यू केयर एंड अटेंशन से उस एक्ट को नहीं किया होगा। जब तक हम गुड फेथ नहीं मानेंगे, आपने ड्यू केयर यूज होनी चाहिए, आपका ड्यू केयर होना चाहिए उस एक्ट में, आपने फुल अटेंशन से उस एक्ट को किया जाना चाहिए, उस एक्ट को ही हम गुड फेथ मानेंगे। सेक्शन 52A दैट इज टॉकिंग अबाउट हार्बर। हार्बर कौन से एक्ट्स को कंसीडर किया गया है? इसमें दो एक्सेप्शंस प्रोवाइड हैं, सेक्शन 157 एंड 130। इनके अलावा कोई भी एक्ट किया गया है उन सबको हार्बर कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 157 130 इस उस केस में जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को क्या करता है, हार्बर प्रोवाइड कराता है, कोई हेल्प प्रोवाइड कराता है, कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, उसको हार्बर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज हार्बर का मतलब क्या होता है? हार्बर मीन्स आप किसी पर्सन को, जिसको क्या हो रहा है, पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है एंड उसको वो क्या कर रहे हैं, कोर्ट वगैरह उसको क्या है, उसके अगेंस्ट वारंट वगैरह निकल गए हैं, पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो या आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप उसको खाना प्रोवाइड करा रहे हो, रहने के लिए जगह दे रहे हो, आप मनी प्रोवाइड करा रहे हो, या कोई आर्म्स क्लोथ्स एम्यूनिशन प्रोवाइड करा रहे हो, मीन्स ऑफ कन्वेंस प्रोवाइड करा रहे हो, या आप उस पर्सन को कुछ भी तरीके से असिस्ट कर रहे हो, सेम तरीके से जो इस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, या अदर तरीके से आप उसको हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? आप उसको इवेड करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस एक्ट को हार्बर एक्ट कंसीडर किया जाएगा। बट इसमें क्या बोला गया है, कोई वाइफ हस्बैंड को हार्बर प्रोवाइड कर सकती है और कोई हस्बैंड वाइफ को हार्बर प्रोवाइड कर सकता है, उसको हार्बर में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो वाले एक्ट्स कंसीडर नहीं होंगे। सो हमने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आईपीसी की कवर करी है। आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।